जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कल द हिंदू के एडिटोरियल को कवर किया होगा, तो उसमें हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक टॉपिक को जो है वो कवर किया था। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आ गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। तो हम इसी के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि काफी सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं पेपर लीक से रिलेटेड। नीट का केस आपको पता होगा, यूजीसी का केस जो है वो आपको पता होगा। यस, तो उसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज को समझते हैं। एक हाई लेवल कमिटी जिसे एक फॉर्मर स्पेस एजेंसी चेयरपर्सन लीड कर रहे हैं, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सुधार रिकमेंड किए हैं। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। 2025 तक एनटीए का एक नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होने वाला है। और मेन फोकस है कि एग्जाम में होने वाली जो गड़बड़ियां हैं उसे खत्म करना है और एग्जाम प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर बनाना है, सिक्योर बनाना है और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है। अब थोड़ा सा आप पहले एनटीए के बैकग्राउंड को समझो। देखो, सबसे पहले तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन काम है हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है और इसका लीडरशिप एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और डायरेक्टर जनरल के हाथ में होता है। यानी कि मेन फोकस क्या है कि सबसे टॉप में जो व्यक्ति होगा वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होगा और मेनली आईएएस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स आईएएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। यस, तो आपको भी मौका मिलेगा आगे चल के इस प्रकार से बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो है वो करने का, देश में सुधार लाने का। तो इसी से मोटिवेशन लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखो, अब बात करते हैं उन चेंजेस की जो प्रपोज किए गए हैं। जो ये जो रिफॉर्म्स है गाइस, ये काफी डिटेल्ड है, लेकिन हम इन्हें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे। पहली चीज तो जो इशू है वो है गवर्नेंस का इशू। तो पहला जो रिफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है वो शासन में सुधार लाने का देखने को मिल रहा है। एक एम्पावर्ड और अकाउंटेबल गवर्निंग बॉडी बनेगी, यानी कि ऐसी बॉडी बनेगी जो अकाउंटेबल हो, यानी कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसकी वो जवाबदेही रखेगी। फिर डायरेक्टर जनरल का रैंक अब एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होगा। टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनके बराबर होगा। फिर डीजी एग्जाम फ्रेमवर्क आधार ऑथेंटिकेटेड, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेटेड और बायोमेट्रिक यूज होंगे ताकि इम्पर्सनेशन को रोका जा सके, गड़बड़ियों को रोका जा सके। हर स्टेज पर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होगा, एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक। फिर इसमें टेस्ट सेंटर्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, उसको और भी बेहतर बनाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग सेंटर्स बनेंगे और रिमोट एरियाज यानी कि दूर दराज के एरियाज में मोबाइल टेस्ट सेंटर्स डिप्लॉय होंगे। मोबाइल टेस्ट सेंटर्स रिमोट एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन रीजन के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। यानी कि एक ऐसे टेस्ट सेंटर्स होंगे कि जो पूरी टीम जाएगी और वहां पर टेस्ट कंडक्ट जो है वो करेगी। समझ रहे हो आप? फिर इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स को एनक्रिप्ट करके ट्रांसमिट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर्स पर हाई स्पीड प्रिंटिंग और अनयूज मटेरियल की ऑडिटिंग होगी। फिर इसके अलावा टेस्टिंग इनोवेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। मल्टी सेशन टेस्टिंग लार्ज स्केल एग्जाम्स के लिए ट्रांसपेरेंट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के साथ इंप्लीमेंट होगी। नीट जैसे एग्जाम्स के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रपोज हुई है।
तो मतलब देखो, ये पूरी चीजें जो देखने को मिल रही हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। पहले चीजों को समझ लो, क्योंकि पहले जब एक बार चीज दिमाग में समझ में आ जाएगी, उसके बाद फिर जब मैं रिवाइज कराऊंगा नोट्स बनाते हुए आपके, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियरली जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आपने क्या चीज समझी? अभी तक आपने ये चीज समझी कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये सुधार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो सबसे बेस्ट जो है वो बताए जा रहे हैं। अब देखो, सुनो, अब बात करते हैं कि ये चेंजेस क्यों ज्यादा जरूरी हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो यार, फेयरनेस और सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर लीक और माल प्रैक्टिसेस जो होती है ना, गड़बड़ियां जो होती है, उसको खत्म होने से ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा पब्लिक के बीच में। हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग सेंटर और मोबाइल टेस्ट सेंटर से दूर दराज के एरियाज के स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। डीजी एग्जाम फ्रेमवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिटिक्स से इंडिया का टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो एनटीए आगे चल के और भी एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसमें मेन फोकस जो है वो किया गया है कि और भी फ्यूचर में और भी एग्जाम्स को जो है वो इंक्लूड करने के ऊपर। तो ये सुधार एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की गई शुरुआत है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, राइट। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट डाउन करने वाली, जो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर एक जो फॉर्मर स्पेस एजेंसी के जो चेयरपर्सन है, उनकी हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली है ये रिपोर्ट। ये सब याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं, और एनटीए का एक नया प्लान जो है वो 2025 में आ जाएगा। क्या याद रखना है? तो सबसे पहली चीज तो जो याद रखनी है वो ये है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई। कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ लेती है, 2017 में। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम इंडिया के अंदर कंडक्ट करती है, राइट। किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट, शिक्षा मंत्रालय। और इसको कौन गवर्न करते हैं? तो एक डीजी गवर्न करते हैं। और अब तो ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट होगी वो किसके बराबर होगी? एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होगी। ये रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पहला रिफॉर्म तो पोस्ट से रिलेटेड है, ये नई पोस्ट बनाएंगे। इसके अंदर 3 सब कमिटीज जो है वो बनाई जाएगी। एक ऑडिटिंग के लिए होगी, दूसरी एथिक्स के लिए होगी, और तीसरी स्टेक होल्डर्स के रिलेशंस को बनाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर लिख लेना कि डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट होगी अब एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होगी, राइट। फिर इसके अलावा डिजी एग्जाम का फ्रेमवर्क आप ध्यान में रखो बस, कि एक डिजी एग्जाम सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का उपयोग करेंगे, बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेंगे, जिससे कि चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और बेहतर बनाई जा सके। फिर इसके अलावा टेस्टिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे दूर दराज के एरिया के लिए। तो आप बस टेस्टिंग सेंटर्स ध्यान में रखो, या मोबाइल टेस्ट सेंटर्स ध्यान में रखो बस। फिर सिक्योरिटी मजबूत कर दी गई है, वो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया, वो फिर से आपको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। मल्टी सेशन टेस्टिंग जो है वो सजेस्ट की जा रही है बड़े एग्जाम्स के लिए, जो 2 लाख से ज्यादा जिसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए, राइट। बस ये सब चीजें गड़बड़ियों को रोकने के लिए। और बाकी फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मिलकर कोलैबोरेट करेंगी। तो वो तो बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वो ध्यान में वैसे रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। फिर इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम वो इन्होंने रिजॉल्व कर दी है, क्योंकि नई पोस्ट इसके अंदर जो है वो लाई जा रही है, और आने वाले समय में और भी नए नए एग्जाम्स को इसमें शामिल किया जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतनी चीजें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइस सबसे पहले तो न्यूज का बैकग्राउंड क्या है इसको समझते हैं। रिसेंट में अपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया है कि वो आर्टिकल 67 बी के अंडर राज्यसभा चेयरमैन को रिमूव करने के लिए एक नोटिस फाइल करेंगे। रीजंस क्या है? तो उन्होंने आरोप लगाया है कि चेयरमैन बाइज्ड है, यानी कि पक्षपात कर रहे हैं, राइट। उन्होंने गवर्नमेंट मेंबर्स को बोलने दिया, लेकिन अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया। ये बेसिकली उनके ऊपर आरोप लगा है। इस मोशन को 50 से ज्यादा एमपीज ने साइन किया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है राज्यसभा के इतिहास में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो समझते हैं कि क्या पूरी प्रोसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यसभा का चेयरमैन और उनकी रिमूवल की प्रोसेस क्या है। तो पहले तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल, आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का होना मैंडेटरी है, ये बोलता है। आर्टिकल 64 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। अब उनका कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड अलाउड नहीं है, यानी कि वो इस पोजीशन पर है तो उसके अलावा और किसी और दूसरे पोस्ट पर नहीं हो सकते। अब सुनो, जो मेन टॉपिक है इनके रिमूवल की प्रोसेस जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 67 बी के अंडर चेयरमैन को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव करना होता है, जो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए
और लोकसभा को भी एग्री करना होगा। मोशन फाइल करने से पहले 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाता है चेयरमैन को। स्पेशल बात यह है कि जब रिमूवल प्रोसीडिंग होती है तो चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन हाउस की प्रिसाइडिंग नहीं करते, यानी कि चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन को जो है वो मना कर दिया जाता है कि भाई अब वो हाउस की प्रिसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि वो हाउस के, आप कह सकते हो कि जो हमें देखने को मिलता है ना कि होस्ट करते हैं, तो वो नहीं करेंगे, अब वो हाउस में बैठेंगे नहीं उस पोजीशन पे, तो जब उनकी ये प्रोसीडिंग शुरू होती है। बात समझ में आई? तो आपको यहां पर आर्टिकल्स ध्यान में रखना है, बट डोंट वरी अबाउट इट, अभी सिर्फ सुनो, बाद में मैं आपको रिकॉल करा दूंगा क्या चीज याद रखनी है क्या चीज नहीं रखनी। अब ध्यान सुनना, चेयरमैन के पावर्स और उनकी ड्यूटीज जो है वो क्या होती है। देखो, अगर कोरम पूरा नहीं है, कोरम मतलब कि हाउस के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए जिससे हाउस जो है वो चलेगा, तो चेयरमैन हाउस को एडजन या सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि नहीं आज बैठक जो है वो नहीं होगी। तो ये इनकी ड्यूटीज और इनकी पावर्स हम लोग को देखने को मिलती है। और 10वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो राज्यसभा के मेंबर्स की डिफेक्शन केस में डिसीजन लेते हैं। डिफेक्शन पता है आपको, 10 शेड्यूल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी एमपी को जो निकालने की जो प्रोसेस होती है, तो वो ही डिसाइड करते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स के डिफेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि निकालना है कि नहीं, या डिफेक्शन की प्रोसीडिंग शुरू होगी कि नहीं। तो ये इनकी पावर्स होती हैं। और कमिटी के मेंबर्स को अपॉइंट करना इनकी पावर्स में शामिल है। और हाउस रूल्स को इंटरप्रेट करना भी उनकी ड्यूटीज में आता है, कि हाउस के क्या रूल्स हैं उसको इंटरप्रेट भी ये करेंगे, यानी कि बताएंगे कि ये रूल जो है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। तो वो पूरा डिसीजन जो होता है वो बेसिकली चेयरमैन के हाथ में होता है राज्यसभा के। अच्छा, अब जो इस रिमूवल का मोशन जो है उसके इमीडिएट रीजंस को समझते हैं। तो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अपोजिशन का कहना है कि चेयरमैन ने गवर्नमेंट को बेसिकली जो ऐसे मुद्दे जो होते हैं ना, कि जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं उस पर बोलने दिया, लेकिन अपोजिशन लीडर को रोक दिया। एडजर्नमेंट मोशंस जो ट्रेडिशनली अपोजिशन का टूल है वो गवर्नमेंट के मेंबर्स के लिए अलाउ किया गया। इसके अलावा सीनियर अपोजिशन एमपीज का कहना है कि चेयरमैन ने फेयर कंडक्ट ऑफ डिबेट्स को डिसरप्ट किया और उनका बिहेवियर अनपार्लियामेंट्री था। यानी कि कुल मिलाकर आरोप सिर्फ इतना लग रहा है कि गवर्नमेंट को ज्यादा फेवर कर रहे हैं चेयरमैन, और अपोजिशन पार्टी को नहीं कर रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब आगे समझते हैं, इस मोशन के पॉलिटिकल और ब्रॉडर इंप्लीकेशंस भी समझना जरूरी है। अब राज्यसभा की टोटल मेंबर्स 245 है। अब ये रूलिंग अलायंस के पास अप्रोक्सीमेटली 108 सीट है, जबकि अपोजिशन के पास 82। समझ रहे हो, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास, यानी कि रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट, 108 सीट उनके पास है और अपोजिशन के पास 82 सीट्स है। रीजनल पार्टी जैसे कि एआईए, डीएमके, वाईएस, आरसीपी और बीजेडी काफी डिसिसिव रोल प्ले कर सकती हैं, यानी कि इनका एक रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इनके रिमूवल के लिए। अब चेयरमैन का रोल राज्यसभा के स्मूथ फंक्शनिंग और इंपार्शियलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर उन पर इस प्रकार के आरोप लगे कि यार वो गवर्नमेंट का ज्यादा फेवर कर रही हैं, अपोजिशन का फेवर नहीं कर रही, यानी कि एक फेयर कंडक्ट फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ये इस राज्यसभा की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। और अगर ये मोशन पास होता है तो ये इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एक इतिहास इवेंट जो है वो बन जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब छोटा सा एक क्विक अगर हम लोग कंपैरिजन देखें कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, यानी कि चेयरमैन के बीच में, तो इंडिया की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, राइट। और वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। और अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन? चेयरमैन राज्यसभा के। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो। यूनाइटेड स्टेट्स के केस में यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल का होता है। वो सेनेट के, यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन सिर्फ टाई ब्रेक करने के लिए वोट करते हैं। मतलब उनका वोट जो है वो तभी जाता है जब टाई हो जाता है, राइट। और अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो मोर और लेस सिमिलर ही रोल हम लोग को दोनों का देखने को मिलता है। अब सुनो, अब क्या क्या चीज है आप लोगों के लिए नोट डाउन करने वाली, तो उसको जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले तो न्यूज क्या है, तो रिमूवल से रिलेटेड है, वो आपको ऑलरेडी जो है पता लग ही चुका है। अब सुनो, आर्टिकल 63 जो है वो क्या कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर, और आर्टिकल 64 जो है वो क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी और दूसरे ऑफिस यानी कि किसी और दूसरी पोजीशन पे नहीं रह सकते जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है, यानी कि चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है। अच्छा, इनके रिमूवल की बारे में बात करें तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और ये 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी जो है वो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन के थ्रू, और उसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा के अंदर, और उसके बाद फिर लोकसभा भी उसमें एग्री होना चाहिए, और 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाता है रेजोल्यूशन पास करने से पहले। और रिमूवल प्रोसीडिंग के दौरान चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको हाउस में बैठने नहीं दिया जाता। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जो आर्टिकल 67 क्लॉज बी कहता है, 67 बी। फिर इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि इनका इलेक्शन और इनका टेन्योर जो है वो कितने समय का होता है। तो हमारे यहाँ पर ये 5 साल के पीरियड के लिए जो है वो रहते हैं और री इलेक्शन इनका हो सकता है, राइट। और इनको इलेक्टोरल कॉलेज जो है जिसके अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ये आर्टिकल 66 कहता है इनके इलेक्शन के बारे में। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसके नोट्स मत बनाओ क्योंकि इसके इसमें आपको जो आज के लिए जो नोट्स बनाने वो आर्टिकल 67 बी से रिलेटेड नोट्स बनाने बस, राइट। बाकी आर्टिकल 63 64 बहुत बेसिक है क्योंकि आप पॉलिटी में ऑलरेडी रहे हो, पढ़ोगे। अभी करंट अफेयर्स में रिवाइज के लिए आर्टिकल 67 बी बस ध्यान में रख लेना, दैट्स इट। बाकी और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रिलेटेड आपको जो है वो नोट्स बनाने की आवश्यकता हो। इनकी देखो, इनकी ड्यूटीज और इनकी पावर जो है चेयरमैन की वो ऑलरेडी आप पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर करोगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है सिविल सर्विसेज की तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये दिया गया जो नंबर है ना, इस पर कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्सेज की जानकारी जो है वो ले सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी यहां पर करवाई जाती है, ठीक है। अब बाकी आरोप वगैरह क्या है तो वो सब चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने सुन लिया, दैट इज मोर देन इनफ। और बाकी ये सब आंकड़े वगैरह भी याद रखने की जरूरत नहीं कि राज्यसभा में रूलिंग पार्टी अलायंस की तरफ से जो है वो कितने लोग हैं, अपोजिशन की तरफ से कितने लोग हैं, तो वो सब उतना कुछ खास नहीं है। ये बस समझने के लिए था कि हाँ भाई आपको एक नॉलेज मिल गया, बस दैट्स इट। और बाकी इंडियन और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है तो वो और डिटेल में आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाता ही है। तो अभी के लिए सिर्फ आर्टिकल 67 बी, बस ये आप ध्यान में रखो कि ये कहता है कि भाई ये रिमूवल से रिलेटेड है, राइट, कि जो वाइस प्रेसिडेंट को या चेयरमैन को राज्यसभा के रिमूव किया जाता है उससे रिलेटेड बस ये आर्टिकल है, दैट्स इट। क्लियर पूरी कहानी। अब गाइज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एलिमिनेट नक्सलिज्म इन इंडिया। तो नक्सलिज्म से रिलेटेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बेसिकली आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर जीएस पेपर 2 लिखा हुआ है, बट मैं कहूंगा कि जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सुनो, सबसे पहली चीज तो हम लोग जो है वो समझते हैं कि नक्सलिज्म क्या है, राइट। तो ये पहले आपको जानना जो है वो जरूरी है। तो नक्सलिज्म गाइस एक वायलेंट मूवमेंट है जो मॉइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। किससे? मॉइस्ट आइडियोलॉजी से, माओवादी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उनसे जो है वो उनकी विचारधारा से इंस्पायर्ड है नक्सलिज्म। मॉइस्ट का फोकस होता है आर्म्ड स्ट्रगल और ट्राइबल्स का मोबिलाइजेशन करना और स्टेट पावर को कैप्चर करना, यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर है उसको अपने कंट्रोल में करना और ट्राइबल्स को एक साथ अपने साथ रखना। 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट बनी, जो अभी तक सबसे बड़ा और वायलेंट नक्सलाइट ग्रुप है। अब यह समझना आपको जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि नक्सलिज्म फैलता कैसे है, राइट, इसका एक्सपेंशन जो है वो कैसे होता है। तो देखो यार, जिन क्षेत्र में गरीबी होती है, इनइक्वालिटी होती है, गवर्नेंस यानी कि शासन की कमी होती है, वहां नक्सलिज्म ज्यादा फैलता है। ये मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिच एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा आपको प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। और ट्राइबल्स और पिछड़ी जो कम्युनिटी होती है ना, उनको उनका हक ना मिलना और डेवलपमेंट का ना पहुंचना इसका मेन मुद्दा है। यानी कि इनकी लड़ाई ये है कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है, यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, दूसरी जगह पर क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज द मेन इशू। और देखो, न्यूज में हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिली, तो अभी यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अमर शहीद स्मारक जगदलपुर छत्तीसगढ़ यहां पर विजिट किया और जो जो बेसिकली वीर गति को प्राप्त जो लोग हो गए थे उनको श्रद्धांजलि दी। अनाउंसमेंट किया गया कि 2026 तक नक्सलिज्म का पूरा खात्मा होगा एक थ्री तरफा यानी कि 3 तरफा स्ट्रैटेजी के थ्रू। अब ये 3 तरफा स्ट्रैटेजी में हम लोग को सिक्योरिटी मेजर, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है।
और गाइज आपको बता दें सिर्फ एक साल में 837 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया है और 15 गांवों को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब इसके अलावा ये जो 3 pronged स्ट्रेटेजी यानी कि 3 तरफा स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो 3 तरफा स्ट्रेटेजी में क्या क्या 3 चीजें थी मैंने आपको बता दिया। एक सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है, दूसरा डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है और तीसरा सशक्तिकरण यानी कि इंपावरमेंट पर ध्यान दे रहा है। पहले अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जो एरियाज नक्सलिज्म से अफेक्टेड है वहां पर सेंट्रल और स्टेट फोर्स मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही हैं। दूसरा ज्वाइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किया जा रहा है सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट्स और स्टेट पुलिस के द्वारा। एक ऑपरेशन है समाधान, वो ध्यान में रखना जरूरी है। ये एक फोकस इनिशिएटिव है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉडर्न वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाता है और मिलकर नक्सलिज्म का सामना करने पर फोकस करता है। तो ये तो हो गया कि हम भाई नक्सलिज्म को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, राइट। फिर दूसरे की बारे में जो है हम लोग चर्चा करें वो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिमोट एरियाज में रोड्स, ब्रिजेस और स्कूल बनाए जा रहे हैं स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए, राइट। तो ये तो आपने स्कीम का नाम सुना ही होगा। तो दूर दराज के एरिया को, रिमोट एरियाज को, जो एरियाज डेवलप नहीं है उनको कनेक्ट करने के लिए हमने रोड बनाए। फिर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है 47 जिलों में लॉन्च किया गया है, जॉब क्रिएट हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। तो ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमारे देखने को मिल रहे हैं। घर बनाए जा रहे हैं, स्किल डेवलप किया जा रहा है, राइट। सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा है। फिर इसके अलावा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, जो नक्सलाइट सरेंडर कर रहे हैं, जो सरेंडर्ड नक्सलाइट्स है, इनके लिए स्पेशल रिहैबिलिटेशन स्कीम है जिसमें एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट और फेयर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है जिससे कि लोगों की शिकायत जो है वो रिजॉल्व की जा सके, एड्रेस की जा सके। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब थोड़े से कुछ अचीवमेंट्स की बारे में बात करेंगे, क्या प्रोग्रेस हुई है। तो देखो यार, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी है, जो मृत्यु दर है, जो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कैजुअलिटी हो जाती है, तो 2007 से 7 के 198 से रिड्यूस होकर 2024 में 14 रह गई हैं। सोचो आप, कहा लगभग 200 लोगों की जान जो है वो चली जाती थी सिक्योरिटी पर्सनल की, और आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 14 भी एक ठीक है, बड़ा नंबर है, बट हमने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो किया है। ट्राइबल कम्युनिटीज का ट्रस्ट बढ़ रहा है और उनका सपोर्ट मॉइस्ट एक्टिविटीज के लिए कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 12,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। फिर इसके अलावा चैलेंजेस के बारे में जो है हम लोग अगर चर्चा करें आगे की, तो चैलेंजेस जो है, सबसे पहले तो गरीबी सबसे बड़ा चैलेंज, एजुकेशन की कमी दूसरा चैलेंज, ये आज भी है, आज भी ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और जो बेसिकली लंबे समय में जो शांति हो सकती थी उसको, उसके ऊपर एक बड़ी रुकावट है। गवर्नेंस का गैप, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस जो किया जा रहा है तो उसमें उनको ट्रस्ट नहीं बन रहा। तो आगे क्या करें? आगे का रास्ता गाइस सिंपल सा है कि हम गवर्नेंस पर, शासन पर ध्यान दें, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को बनाएं और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन इंश्योर करना जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड को प्रमोट करना जरूरी है कि सभी को जो है वो प्रॉपर वो मिले, आजीविका मिले। गवर्नेंस, शासन और लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्पेशली नक्सल अफेक्टेड एरियाज में। और ट्रस्ट बिल्डअप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जहां पर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया वहां पर कहानी बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्सलिज्म से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यार, ये शहीद स्मारक, अमर शहीद स्मारक, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कहां पर, जगदलपुर छत्तीसगढ़। फिर इसके अलावा जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि मार्च 2026 तक, ये मेंस में लिख सकते हो, कि नक्सलिज्म को जो है वो पूरी तरह से इंडिया से हटा दिया जाएगा और इसमें 3 pronged स्ट्रेटेजी यानी कि 3 तरफा स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जाएगा। इसमें सिर्फ आप 3 ही चीज लिखो, सिक्योरिटी पर ध्यान देना है, डेवलपमेंट पर ध्यान देना और सशक्तिकरण पर। अब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया है तो आपको इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब हाँ, नक्सलिज्म जो है वो किस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो माओवादी आइडियोलॉजी। ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस में लिखने के लिए ध्यान में रखना। इसमें ये लोग
वेपन्स उठा लेते हैं, आर्म्ड इंसर्जेंसी, सशस्त्र विद्रोह होता है, जन आंदोलन होता है और राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये गठबंधन की स्थापना जो है वो करते हैं। बस ये पूरा का पूरा आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो नक्सलिज्म की, जो आपको हेल्प करेगी। और अभी तक जो सबसे बड़ी और सबसे वायलेंट मॉइस्ट ग्रुप है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, जो बनी थी 2004 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का चैलेंज जो है वो यही है कि आज भी नक्सलिज्म हम लोग को देखने को मिलता ही है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो अभी तक प्रोग्रेस जो है वो करी है। 287 नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया है, लगभग 1000 को अरेस्ट किया है और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि 837 इंसर्जेंट्स ने सरेंडर कर दिया एक साल के अंदर। 15 से ज्यादा गांव जो हम लोग को देखने को मिल रहा है दांतेवाड़ा के अंदर छत्तीसगढ़ में, नक्सल फ्री जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। ये भी आप मेंशन कर लो, ठीक है। अब सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें देखो हमारी अलग अलग फोर्सेज हैं, कोबरा, सीआरपीएफ, तो ये सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। इवन हम लोग मॉडर्न वेपन्स का उपयोग कर रहे हैं, यूएवीज का, मोबाइल टावर्स का, राइट, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो सब लिखने की आपको जरूरत नहीं। आपको ये 3 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी में सिर्फ बुलेट पॉइंट जो है वो लिखने हैं बस, कि सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, रोड्स वगैरह बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सब, और सशक्तिकरण के ऊपर कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए जो जो भी सरेंडर्ड जो मॉइस्ट है उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और प्रोग्रेस हमने क्या करी है तो वो भी बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ट्रस्ट का एक इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम लिख सकते हो आप कि आज की डेट में नक्सलिज्म को क्यों नहीं रोक पा रहा है, अभी भी क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक तो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, क्योंकि गरीबी है, एजुकेशन की कमी है, राइट। फिर आप मेंशन जो है वो कर दो कि ट्रस्ट की कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, कि प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट के बीच में और नक्सलाइट्स के बीच में। और इसके अलावा फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि सीपीआई मॉइस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल जो है वो मेंटेन कर रही है, और जो काउंटर इंसर्जेंसी के प्रयास को जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही है, यानी कि उनका दबदबा जो है वो उस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। और जो प्रॉब्लम होती है वो इसका सोल्यूशन जो है वो होता है कि हम ट्रस्ट बिल्डअप करें, डेवलपमेंट करें वहां पर, राइट, और कम्युनिकेशन बेटर करें, राइट। तो उससे चीजें, शासन अच्छा करें तो उससे चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। तो ये चीज है गाइस, ये टॉपिक इससे रिलेटेड, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और यार देखो, अब जैसे कि आप लोग की डिमांड थी कि मैं जो है वो साथ ही साथ आपके नोट्स भी कवर करवा लूं, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी एडिटिंग में, जैसे पहले आपको वीडियोस वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो वो वीडियोस वगैरह जो है वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखो दोनों प्रोसेस एक डिफरेंट है। क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे पीडीएफ के साथ रहकर जो है वो कवर अप करना है, और वो वाली जो प्रोसेस होती है उसमें मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद फिर एडिटिंग करता हूँ, तो उसमें ये हाईलाइट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो और वैसे भी आपको चीजों को समझना है, राइट। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हर जगह आपको वीडियोस की आवश्यकता पड़े, आपका इमेजिनेशन पावर ही इतना तगड़ा है ना। तो आपको आई थिंक ये वाली प्रोसेस ज्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस प्रोसेस पर जो है मुझे काफी वो किया, कमेंट्स जो है वो किए, तो मैंने ये वाली प्रोसेस जो है वो शुरू करी है, ठीक है। तो बाकी द हिंदू में वीडियोस वगैरह तो दिख ही जाते हैं आप लोग को, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे तो इंटरेस्ट तो आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन चाहिए तो, राइट। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिक्चर और फोटोज देखें तभी इंटरेस्ट डेवलप हो। मेन फोकस जो है वो होना चाहिए आपका क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, जो मैं पूरी ताकत से जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि हमारे समाज के लिए भी काफी जरूरी है। हम बात करेंगे पॉश एक्ट के बारे में। तो आइए पॉश एक्ट और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है वो कुछ चर्चा जो है वो पहले करें। तो यार देखो, अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, जो ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि पॉश एक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज पर भी अप्लाई किया जाए। आप सभी को पता होगा कि यह कानून जो 2013 में बनाया था, मेनली वर्क प्लेसेस में, यानी कि जहां पर लोग काम करते हैं, वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के केस में यह काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? तो आइए इसको समझते हैं, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले एक सर्वे को देखें जो 2016 में कंडक्ट हुआ था। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 82% वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को साइकोलॉजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ा, और 40% को सेक्सुअल हरासमेंट भी फेस करना पड़ा। अब ऐसे एनवायरमेंट में जब महिलाओं को हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे बनेगा? लोकसभा में आज की डेट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14.4% है, और स्टेट लेजिस्लेचर में तो ये और कम हो गया है, 10% से भी कम।
और अगर हम और ज्यादा महिलाओं को पॉलिटिक्स में हमें लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए हमें सेफ एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा कानून के तहत। कमॉन से यस और नो। अब सुनो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 है जो इक्वलिटी की गारंटी देता है और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को रोकने का काम करता है। पॉश एक्ट का डेफिनेशन जो वर्क प्लेस और एम्प्लॉय का है उसमें पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखो, अब बात करते हैं ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इंटरनल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाती हैं, लेकिन यह कमेटी इम्पार्शियल नहीं होती। उसमें एक्सटर्नल ओवरसाइट की लैकिंग होती है, यानी कि बाहर से कोई मॉनिटर नहीं करेगा, सब इंटरनल लोग होते हैं। जैसा कि पॉश कानून में दिया गया है कि जब भी कोई मतलब ऐसे कोई केसेस आए तो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी होना चाहिए जो पूरे मामले को जो है वो ओवरव्यू करे। और इसी वजह से हरासमेंट केसेस जो है वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं होते और उन पे एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब कि जो बात की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो अब गाइज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉश एक्ट के दायरे में लाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके। और जब तक जेंडर जस्टिस नहीं होगा तब तक इंक्लूसिव गवर्नेंस का आइडिया पूरा नहीं हो सकता। और जब हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, यहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस हैं। यूके का मॉडल जिसमें इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स और ग्रीवियंस पॉलिसी है वो इंडिया के लिए एक अच्छा एग्जांपल है। यस। अब देखो, कुछ चैलेंजेस है, कुछ चुनौतियां हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रेडिशनल वर्कप्लेस स्ट्रक्चर नहीं होता। टेम्पररी वर्कर्स और वॉलंटियर्स होते हैं जो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। इस वजह से इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। पॉश एक्ट भी डायरेक्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करने की बात नहीं करता है। और इलेक्शन कमीशन का रोल भी क्लियर नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मेन फोकस इलेक्शन पे होता है, ना कि वर्क प्लेस सेफ्टी नॉर्म्स को इन्फोर्स करने के ऊपर। तो ये चीजें हैं गाइस जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जो है वो जरूरी है। इवन 2002 केरल हाई कोर्ट का जजमेंट भी जो है ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी प्रकार से आईसीसी जो है वो स्टैब्लिश नहीं करेंगी, राइट। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप थोड़ा ना होता है। यस। तो वो भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, कुछ पॉश एक्ट के कुछ प्रोविजन समझो आप। इसमें वर्क प्लेस के हर जगह को इंक्लूड किया गया, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या फील्ड लोकेशन हो। एम्प्लॉयर्स को इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज स्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है अगर उनके पास 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हो। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज को सिविल कोर्ट जैसी पावर्स दी गई हैं और पेनाल्टीज भी हैं अगर कंप्लायंस नहीं होता, यानी कि अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई जाएगी तो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी, उसके ऊपर फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा। अब देखो, कुछ रिकमेंडेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पॉश एक्ट में अमेंडमेंट्स करना होगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करें। पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज को मैंडेटरी स्टैब्लिश करने का प्रोविजन बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर के लिए सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाए। डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स बनाए जाए जो हरासमेंट कंप्लेंट्स को हैंडल कर सके, और इलेक्शन कमीशन को भी शक्ति दी जाए जिससे कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लाइंस मॉनिटर कर सके कि वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना रही है कि नहीं बना रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीजें हैं। तो हमने जो है वो पॉश के बारे में काफी कुछ चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अब इसमें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आइए उस पर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये पीआईएल वगैरह जो फाइल हुई है ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पॉश जैसे कानून की डिमांड की जा रही है। ये सर्वे वगैरह आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 14.4% ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन हम लोग को लोकसभा के अंदर देखने को मिला है। फिर हाँ, पॉश एक्ट के अंदर जो है डेफिनेशन जो है उसमें वर्क प्लेस और एम्प्लॉइज की बात जो है वो की गई है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं की गई, या पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स इसके अंदर शामिल जो है वो नहीं है। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता लगी गई है। फिर इसके अलावा पूरे दुनिया भर में यूके की पार्लियामेंट का आप एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हो मेंस में अगर लिखना चाहो तो। स्वीडन और नॉर्वे जैसी कंट्रीज के अंदर जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिस होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम हमारे यहाँ भी कर सकते हैं।
प्रॉब्लम जो है वो क्या है पॉश एक्ट के अंदर? तो देखो यार, पॉलिटिकल पार्टीज का तो कोई ट्रेडिशनल वर्क प्लेस होता नहीं है, और वर्कर्स और एम्प्लॉयज जैसा रिलेशन पॉलिटिकल पार्टीज में तो होता नहीं है ना? तो ये एक इशू है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने तक सीमित रहता है। उनका रोल ये थोड़ा रहता है कि ये चेक करें कि भाई पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी, तो उनके पास ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पॉश एक्ट जो है वो क्या कहता है। तो पॉश एक्ट जो है वो ये कहता है कि 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनको इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज जो है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज के पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखोगे। बस इतना ही है जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दैट्स इट। अब गाइस देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में कवर कर चुके हैं। इंडिया और स्विट्जरलैंड के मुद्दे को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से ये टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ है, तो ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो समझना। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज होता क्या है। पहली चीज तो आपको ये समझना जरूरी है, बात ध्यान से समझना। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, क्या है ये? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो टैक्स रेट देती है वो रेट ऑटोमेटिकली थर्ड कंट्री को भी मिलेगा। जैसे अगर इंडिया किसी थर्ड कंट्री को 5% टैक्स रेट दे रही है तो स्विट्जरलैंड को भी वही टैक्स रेट मिलेगा, प्रोवाइडेड स्विट्जरलैंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी का मेंबर है। बात समझे आप? और इंडिया और स्विट्जरलैंड का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट 1994 में साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? 1994 में। और आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच इनकम पे टैक्स को, यानी कि इनकम पे जो टैक्स जो डबल जगह लगता है उससे रोकता है। 2010 में मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन गोल था कि टैक्स रेट्स को थर्ड कंट्रीज के साथ अलाइन किया जाए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड ने 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को यूनिलैटरली वे में सस्पेंड कर दिया, यानी कि खुद से हटा दिया। मतलब स्विट्जरलैंड अब अपने टैक्स रेट को 10% पे ले जा रहा है, जो पहले 5% था। अब यह समझना जरूरी है डिसीजन क्यों लिया गया। तो स्विट्जरलैंड कहता है कि इंडिया ने रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि इंडिया ने स्विट्जरलैंड के साथ टैक्स रेट में चेंज नहीं किया, जो ओईसीडी मेंबर कंट्रीज के लिए अप्लाई होना चाहिए था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है वो अगर कवर करें तो सोचिए कि इस सस्पेंशन से इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। पहला, हमारा इंडियन बिजनेस जो स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं, यानी कि बिजनेसेस जो भी हैं, जो भी चल रहे हैं, जो भी कंपनी स्विट्जरलैंड में चल रही हैं, उनको अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स रेट पहले 5% था वो 10% हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट करेगा। तो हाँ, ये उनकी कॉस्ट इंक्रीज का एक रीजन बढ़ जाएगा। काफी सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। ये टैक्स डिस्प्यूट्स को बढ़ा सकता है, जैसे कि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच एमएफएन क्लॉज को लेकर अब ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया ने कहा है कि एमएफएन क्लॉज उन कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है जो ओईसीडी मेंबर बनने से पहले साइन किए गए थे, जैसे लुथियानिया, कोलंबो, जो बाद में ओईसीडी मेंबर बने, उनके लिए इंडिया ने अपने टैक्स रेट्स को एडजस्ट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया। अब ये चीज क्लियर होने के बाद इंडिया का फोकस अब अपने डोमेस्टिक रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने पे है। मतलब अगर टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा है तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंट्री को बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अब देखो, बात करते हैं इस डिसीजन के ग्लोबल इंप्लीकेशंस पर। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। इंडिया ने 94 से ज्यादा कंट्रीज के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो टैक्स बर्डन को कम करता है और ट्रांसपेरेंसी लाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का मेन पर्पस फेयरनेस को प्रमोट करना है, जिसे कंट्रीज एक दूसरे के साथ फेयर ट्रेड कर सकें। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में अलग टर्म्स हो सकते हैं। अब स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच की अगर हम जो है वो चर्चा करें
कि इनके बीच में जो है वो किस प्रकार के रिलेशंस हैं। तो देखो यार, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रिलेशंस है। स्विट्जरलैंड से इंडिया को अब तक 9.95 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई मिल चुकी है। फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, फाइनेंस ऐसे सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। वैसे इंडियन कंपनीज भी स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट कर रही हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज में। तो ये डिसीजन दोनों कंट्रीज के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशंस इंपैक्ट कर सकता है। अब गाइस, आगे की उम्मीद जो है वो यही है कि दोनों कंट्रीज अपने टैक्स एग्रीमेंट्स को ज्यादा क्लियर और सिंपल बनाएं। गड़बड़ी को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड और इंडिया को अपने प्रोटोकॉल्स को जो है वो इजी करना पड़ेगा और बैठक करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये था गाइस एक ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक अच्छी आपको जो है वो जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें देखो, समझने वाली बात क्या है एग्जामिनेशन के लिए, पहले तो भाई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई इशू, मुद्दे जो है वो क्या चल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो अभी आप ध्यान में रखो, स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज जो है वो इंडिया के साथ वो हटा रही है 1 जनवरी से। अब से पहले इंडियन कंपनी जो स्विट्जरलैंड के अंदर है वो 5% टैक्स देती थी, अब उनको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ, तो 1994 में हमने साइन किया था। बाद में सन 2000 और 2010 में जो है वो इसको रिवाइज किया गया। वो चीज आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, बट ये चीज ध्यान में आपको रखना है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज जो है वो उनके लिए है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर्स हैं, है ना। अब सुनो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योर करना है कि कोई भी अगर रिड्यूस टैक्स रेट इंडिया प्रोवाइड करा रही है थर्ड पार्टी कंट्री को, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा स्विट्जरलैंड के लिए भी। अब इंडिया ने जो है वो साइन किया डीटीएए दूसरी कंट्रीज के साथ भी, उनको जो है वो 5% टैक्स जो है वो ऑफर किया। दोनों कंट्रीज ने जो है वो ज्वाइन किया 2018 और 20 में, और इसलिए वो एमएफएन ट्रीटमेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो गई इंडिया स्विट्जरलैंड एग्रीमेंट के तहत। मतलब देखो, सिंपल शब्दों में मोस्ट फेवर नेशन का मतलब ही ये है कि भाई एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के लिए इस एग्रीमेंट के तहत अगर टैक्स रेट को कम करती है तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड कंट्री के लिए भी कम हो जाएगा। अब स्विट्जरलैंड ने ये कहा है, ये आरोप जो है वो लगाया है कि नहीं भाई, इंडिया जो है वो उसके लिए टैक्स को जो है वो कम नहीं कर रहा है, तो हम भी जो है वो अब इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से जो है वो हटा रहे हैं। तो बस यही एक इशू है, यही एक टेंशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चल रहा है, जिसके कारण से काफी सारे बिजनेसेस अफेक्ट भी हो सकते हैं बुरी तरह से, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो काफी महंगे हो जाएंगे। अब हालांकि टैक्सेस से फायदा तो इंडिया को होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्स अल्टीमेटली, तो इंडिया उस डायरेक्शन में सोच रहा है। बट ऑब्वियसली बात है कि कहीं ये ग्लोबल ट्रेड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, या इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ट्रेड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है, कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, एक सॉरी बैठक की आवश्यकता है। अभी गाइस, कुछ दिनों पहले ही हमने जलवाहक स्कीम के बारे में बात करी थी, याद आ रहा है आपको? तो देखो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। मैं थोड़ी सी चीज आपको पहले जलवाहक स्कीम के बारे में बता देता हूं, वो आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करिएगा। तो इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये इनलैंड वाटरवेज में कार्गो ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। क्या? इनलैंड वाटरवेज में, यानी कि जो हमारी नदियां हैं तो उनमें कार्गो का मूवमेंट हो, इस पर मेनली फोकस किया गया है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जिनके थ्रू सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट कार्गो मूवमेंट को आसान और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहती है। जलवाहक स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना। यह स्कीम स्पेशली फोकस कर रही है नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 के ऊपर। ये वाटरवेज जो है वो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से कनेक्टेड है, जो कि एक इंटरनेशनल रूट है। और अगर कोई कंपनी या बिजनेस कार्गो ट्रांसपोर्ट करवाना चाहता है तो उसको इस स्कीम के थ्रू अप टू 35% तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि यह स्कीम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को और अफोर्डेबल बना रही है। इस स्कीम का एक और इंपॉर्टेंट टारगेट है कि 2047 तक कार्गो मूवमेंट को 500 मिलियन टन तक ले जाना। यह एक एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अगर यह अचीव होता है तो हमारे देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ेगी। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है इनलैंड वाटरवेज का रेगुलेशन और डेवलपमेंट करना, ताकि ये सिस्टम जो है वो स्मूथली चल सके। तो ये जलवाहक स्कीम के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो आपको दी है। ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन का
आंसर जो है वो देने की। अब जो टॉपिक है गाइस वो है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक है, प्रपोज्ड कंपोजिट लाइसेंस इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप समझ लो टॉपिक को, फिर उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहले समझो कि कंपोजिट लाइसेंस होता क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। कम ऑन, अरे जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, मोटर इंश्योरेंस अलग है ना। और अब तक कंपनीज को इन दोनों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑपरेट करना पड़ता था। क्या कंपनी जो भी होती थी वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो ऑपरेट करती थी लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को। लेकिन जो कंपोजिट लाइसेंस का कंसेप्ट है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज को एक सिंगल लाइसेंस के थ्रू दोनों लाइफ और नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स ऑफर करने की परमिशन मिलती है। मतलब एक रजिस्ट्रेशन से कंपनी दोनों तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकती है। बात समझे आप कि कंपोजिट लाइसेंस क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कंपनीज के लिए। अब ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है तो आप सोच रहे होंगे, अब सुनो, इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी लो है। मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसमें से बहुत कम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रोथ देनी है और इंश्योरेंस फॉर ऑल का गोल अचीव करना है बाय 2047, तो हमें स्टेप्स लेने होंगे। कंपोजिट लाइसेंसेस का गोल है कि कंपनीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले और वो अपनी सर्विसेज को एक सिंप्लीफाइड वे में ऑफर कर सके। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो स्पीड अप होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएसयू इंश्योरर का। हमारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कंपोजिट लाइसेंस के लिए अपने रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें दो मेजर कानून है। एक है एलआईसी एक्ट 1956 का और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जीआईबीएनए 1972 का। ये दोनों कानून एलआईसी और दूसरे पीएसयू इंश्योरर्स को कंपोजिट लाइसेंस का बेनिफिट देने में रुकावट बन रहे हैं। अगर हमें कंपोजिट लाइसेंस का सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो इन कानून में अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म विजन है गाइस, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि हर इंडियन का को इंश्योरेंस कवरेज जो है वो मिलना चाहिए 2047 तक। और ये विजन तभी पॉसिबल होगा जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल बना पाए। तो ये कंपोजिट लाइसेंसेस का स्टेप जो है वो उसी डायरेक्शन में एक बढ़ता हुआ कदम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, फटाक से कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर लिखकर बता दो। और देखो, जलवाहक स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि जलवाहक स्कीम के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो बताओ, और किस प्रकार से इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में ये एक रिवोल्यूशन जो है वो लेकर आ रही है। राइट, उसके बारे में बताओ कैसे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट हमें मिलेगा, और ब्लू इकोनॉमी के साथ और आत्मनिर्भर भारत के साथ भी इसको अलाइन करते हुए अपने मेंस के आंसर को जो है वो लिखने की कोशिश करो। तो बस गाइज, आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और देखिए, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, हरियाणा पीएससी, सभी यानी कि जितने भी स्टेट पीएससी हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले लो, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट बैचेस जो है वो आपको मिल जाएंगे और उसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत स्मूथली विद इन टाइम पे जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।